सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर केवीएस की, इस बार सीटेट और केवीएस दोनों के लिए ही आपको एनसीईआरटी की समरी जरूर पढ़नी है। हालांकि सीटेट में जो प्रश्न पूछने का स्तर होगा वो थोड़ा सा मतलब 1 से 5 स्तर तक का ही होगा, बट जो केवीएस में आपका प्रश्न पूछने का स्तर होगा वो आपका उच्च प्राथमिक का होगा। बट आपको एनसीईआरटी की समरी पढ़ना है क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी होगी। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप केवीएस का सिलेबस देखेंगे तो 5 थीम उसमें की गई हैं, उसी से प्रश्न आते हैं और सेम चीज़ आपके इसमें सीटेट में भी है। अगर आपने केवीएस का सिलेबस देखा होगा तो ये जो 5 थीम हैं इन्हीं पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा केवीएस में, और सीटेट में भी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इस वीडियो में ये 1 घंटे का वीडियो होगा, कंप्लीट आपको यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी आपकी एनसीईआरटी से बन सकती हैं कक्षा 3, 4, 5 किताबों से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंट्रोडक्शन में बता दें, यहाँ पर आपको पर्यावरण का सामान्य परिचय, फिर परिवार क्या है, परिवार कितने प्रकार का होता है, फिर घरों की विशेषताएँ, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको हाथी के बारे में, गुजरात के बारे में, मुंबई, अबू धाबी, जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में, सुनीता विलियम्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा भोजन के बारे में, कहाँ का कौन सा भोजन फेमस है, पेड़ पौधों के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे खाद्य संरक्षण के बारे में, सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। पर्यावरण क्या है? तो ये एनवायरमेंट शब्द जो है ये किस शब्द से निकल करके आया है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक शब्द है एनवायरनिया, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से आपका बनता है एनवायरमेंट। बात करें अगर हम पर्यावरण की, तो पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? जो हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है, जैविक और अजैविक, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, परि प्लस आवरण, यानी चारों ओर से जो हमें घेरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है। यहाँ पर एक परिभाषा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब बात करते हैं परिवार की। तो परिवार की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? परिवार से। तो बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप नोट करिएगा। कहा जा रहा है कि मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई, यानी चाचा को चिटप्पन कहते हैं और चाची को क्या कहते हैं? कुजुम्मा। पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी चाची को कुजुम्मा कहा जाता है। देखिए डायरेक्टली आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके कूट बना करके प्रश्न आपसे पूछेगा कि कौन सा कथन सही है या गलत है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं यानी नानी को कहते हैं। लद्दाख में क्या कहते हैं? माँ को आमाले, पिता को क्या कहते हैं? आबाले, दादाजी को क्या कहते हैं? मेमेले। नोट डाउन कर लीजिएगा। एकल परिवार क्या होता है? जहां पर पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। एकल परिवार की कुछ समस्याएं हैं, जैसे संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त है। अगर कोई समस्या आती है तो कम लोग होते हैं, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। स्वार्थ प्रबल की संभावना, बच्चों की देखभाल नहीं अच्छे से हो पाती क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, मम्मी पापा, बस उन्हीं के पास बच्चा रहेगा। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? दादी बाबा, चाची चाचा, कई सारे लोग होते हैं, बुआ वगैरह। तो यहाँ पर एकल परिवार की कुछ समस्याएं हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। संयुक्त परिवार में ये समस्याएं नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे भोजन के बारे में। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है, हर पेपर में आप देखेंगे, जो ऑनलाइन पेपर हुआ है उसमें भी एक प्रश्न जरूर आया है। तो हांगकांग के जो लोग होते हैं ये क्या पसंद करते हैं? सांप से बना पकवान, जिसको लिंग हुफेन कहते हैं हम। कश्मीर के लोग क्या पसंद करते हैं? तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। केरल के लोग क्या? तो नारियल और टैपियोका, जिसको कसावा भी कहते हैं। गोवा के लोग क्या करते हैं? नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। कई परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न को कूट बना करके पूछा गया है, क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। बात करें अगर हम यहाँ पर भोजन पकाने के बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं, तो भूनकर, उबालकर, तलकर और सेक कर, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो भाप में पकाना। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप क्या होता है? सेंकना। उधीयु क्या है?
एक प्रकार की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रख करके कोयलों के अंगारों के बीच में पकाई जाती है। तो ये भोजन के बारे में। अब हम बात करें गुजराती। गुजराती में उधियू का मतलब होता है उल्टा। उधियू मतलब बाजरा की रोटी और मक्खन, दही और छाछ के साथ खाते हैं। पूरण चोरी अर्थात चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। भात शुक्तो क्या है? तो चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो कहा जाता है। मिड डे मील क्या है, जिसका नाम बदल करके अभी प्रधानमंत्री के नाम पर कर दिया गया, यानी पीएम। तो पीएम पोषण योजना नाम इसका कर दिया गया है मिड डे मील का। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो पीने से पहले पानी को साफ करना जरूरी है। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पानी को उबालना। खाने पीने वाली कुछ चीज़ें हैं जो कहाँ से आई हैं, इससे भी आपकी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। मिर्च कहाँ से आई है? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय, ये कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आया? यूरोप से। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है और कूट बना करके भी पूछ सकता है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया? अफ्रीका से आया। गांधीधाम कहाँ है? अहमदाबाद और वलसाड, ये कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद की खास बात यह है कि यहाँ की जो स्टेशन है, यहाँ पर ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, मिठाई आदि खाने की चीज़ें खूब मिलती हैं, प्रसिद्ध हैं वहाँ पर। वलसाड स्टेशन पर खाने पीने वाली चीज़ें गरम चाय, बटाटा बड़ा, पूरी सागर और ठंडा दूध आपको देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ की प्रसिद्ध है? ढोकला चटनी अहमदाबाद स्टेशन, वलसाड स्टेशन की कौन सी चीज़? चाय, बटाटा, बड़ा पूरी सागर और ठंडा दूध। पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले एनसीईआरटी के कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं। कुछ पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं खेजड़ी क्या है। तो राजस्थान में जोधपुर के पास एक खेजड़ी गांव है। यहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन पेड़ों को काटने के लिए 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपट करके अपनी जान दे दी थी। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। रेगिस्तान में भी होते हुए ये इलाका आज भी हरा भरा है। ठीक है, खेजड़ी कहाँ है? तो ये रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर से। अब हम बात करें रेगिस्तानी ओक, ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे देगा रेगिस्तान में। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वही लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाए उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। यह पानी क्या होता है? पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते थे। अभी ऐसा है नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, बट एनसीईआरटी कह रही तो आपको पढ़ना है। बरगद के पेड़ों की विशेषता क्या है? तो बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है ये इनकी जड़ें होती हैं, ठीक है, जो टहनियों से निकलती हैं, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और ये जो जड़ें होती हैं ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। नेपेंथीस जो पौधा है इसको शिकारी पौधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है खा जाता है बहुत सारी चीज़ों को। अभी हम बात करेंगे किन किन चीज़ों को ये खाता है। शिकारी पौधे को नेपेंथीस भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा करके खा जाता है। नेपेंथीस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है पत्ती का। ये एक विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करता है। कई बार प्रश्न के ऑप्शन में दे देता है कि ये एक मनमोहक आवाज़ निकालता है, तो आवाज़ नहीं निकालता है, ठीक है, गंध से आकर्षित करता है। ठीक है, नेपेंथीस पाया कहाँ जाता है? तो भारत के मेघालय राज्य में, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। बात करते हैं पक्षियों के बारे में। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। मैना जो है ये झटके से अपनी गर्दन
आगे पीछे करती, तो ये प्रश्न पूछा गया है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। इसके अलावा कलचड़ी की बात करें, जिसको इंडियन रोबिन कहा जाता है, ये घोंसला कहाँ बनाता है? तो पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है। और ये घोंसला किससे बना होता है? घास से। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है? ध्यान रखिएगा। फाख्ता जो है ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। गौरैया कहाँ बनाती है अपना घोंसला? तो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार या आले में अपना घोंसला बनाती है। आला मतलब एक छोटी अलमारी टाइप की पहले बनती थी घरों में, छोटा सा स्पेस दिया जाता था। कबूतर कहाँ बनाते हैं? पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडे देती है। दर्जन चिड़िया की विशेषता क्या है? कि ये नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। शकरखोरा की विशेषता क्या है? कि ये किसी छोटे पेड़, झाड़ी के डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक मकड़ी के जाले भी उठा करके ये अपना घोंसला बना लेते हैं। बात करें वीवर पक्षी की, तो सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर जो होती है सभी घोंसलों को देखती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। दांतों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं ये पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। किस काम में आते हैं? मांस फाड़ने और काटने के काम। दांत के सांप नुकीले होते हैं, अपने शिकार को चबा करके नहीं बल्कि ये निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और तोड़ने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो कुतरती रहती है, घिसती रहती है। तो गिलहरी आपका उत्तर हो जाएगा। जानवरों के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल देते हैं, वे बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसमें दोनों को फायदा होता है। बगुले को इसका भोजन मिल जाता है, पैट, और जो भैंस है उसकी पीठ साफ सफाई हो जाती है। हाथी से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, कितने घंटे? 2 से 4 घंटे। अगर ऑप्शन में 8-9 घंटे दे रहा है कि हाथी 8-9 घंटे आराम करता है, तो वो विकल्प गलत हो जाएगा। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक एक झुंड में रहते हैं, फिर इस झुंड को छोड़ देते हैं। ये आपको अभी लग रहा होगा कि क्या बता रहे कहानी, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 14-15 साल के बाद हाथी जो है वो उस झुंड को छोड़ देते हैं। अगर ऑप्शन में कह रहा है कि 20 साल तक रहते हैं किसी भी ऑप्शन में, तो प्रश्न का ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल करके सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना और नहाना। मधुमक्खी की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही माना जाता है। मधुमक्खी पालने के लिए बक्से, चीनी
और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली जो मक्खियाँ होती हैं इनको श्रमिक मक्खी कहा जाता है। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरीके का नृत्य यानी नाच करती हैं, तो उनको जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं उनको पता चल जाता है कि उनको मिल गया है रस। छाता बनाने का काम भी यानी छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का भी। ये अगर ना हो तो ना ही छत्ता बन पाएगा ना ही शहद बन पाएगा। कौन सी? देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, श्रमिक मक्खी जो है ये काम करने वाली होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती, इससे प्रश्न पूछा गया है कूट बना करके। ठीक है, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल करके रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती हैं। इसी तरीके से दीमक और ततैया भी इस तरह समूह में रहते हैं। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये बहुत पतली होती है फिर भी गर्म होती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 की ऊंचाई पर ऊपर मिलती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं जिसका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। इसका एक बाल इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल उसके एक बाल के बराबर होंगे। एक बुनकर लगभग 250 घंटे, यहाँ से प्रश्न बना है कितना समय लगता है, 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण शाल बनाता है। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। रेशम का कीड़ा अपनी माता को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। यह जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होंगी। पक्षियों की ये विशेषता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूरी देख पाते हैं। यानी जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज़ें ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ ही रंगों को देख पाते हैं, और जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वो सुन पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देख करके एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी भरी आवाज़ से सचेत हो जाते हैं। मछलियाँ खतरों की सूचना एक दूसरे को विद्युत तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक सुनामी आई थी, लेकिन वहाँ के लोग क्या था, जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई। वहाँ से उन्होंने इलाका खाली कर दिया और सुनामी से वो लोग बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। अगर हम बात करें छिपकली की, तो छिपकली क्या होता है, ये एक ऐसा जानवर है, मतलब एनसीईआरटी में छिपकली को और अन्य कई जंतुओं को जानवर की कैटेगरी में रखा गया है। ये एक ऐसा जानवर है जो ठंड में आप देखते होंगे कि लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, तो छिपकली है इसके अंतर्गत।
स्लॉथ की अगर हम बात करें तो ये भालू जैसा होता है, लेकिन भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक करके मस्ती करते हैं। यह जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के जीवन में अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अगर कोई प्रश्न स्लॉथ से पूछा जा रहा है कूट बना करके, और अगर वहाँ पर कह रहा है कि 5 घंटे, ठीक है, या 17 घंटे, मतलब अगर कुछ छेड़खानी की जा रही है ऑप्शन में, एनसीईआरटी में अगर 8 पेड़ कहा है तो 8 ही होगा। अगर ऑप्शन में अगर 10 दिया है तो वो गलत माना जाएगा। यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे आते हैं। बाघ की अगर हम बात करें तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को ही पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब ये कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई शिकारी आया है जिसकी वजह से पत्ते हिले हैं, इसकी अंतर को बाघ पहचान लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। सांप की अगर बात करें तो सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नागगुफन क्या है? ये एक ऐसे डिज़ाइन या रंगोली कढ़ाई है जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। बीन पार्टी के बाजे तुम्बा खजरी बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले केवल 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैद, डुबैया और अफाई। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और ख़ास बात यह है कि जो इसकी दवाई होती है सांप की काटने की बचाने के लिए, सीरम जो होता है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। खेल जगत की अगर हम बात करें तो कबड्डी को क्या कहा जाता है? चिडगुडू, हुतुतु, डुडू, छुकिट आदि नामों से जाना जाता है। कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12, प्रश्न पूछा जा सकता है। 7 खिलाड़ी एक समय पर खेलते हैं। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, ये आप चीज़ें जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है, ठीक है। अब बात करें त्यौहार की, तो असम में चावल की नई फसल कटने पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। घास और बांस से तैयार घर को भेलाघर कहते हैं। उरुका क्या है? तो बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चिरावो कहाँ का? ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया है और 2021-22 में जो ऑनलाइन हुई उसमें भी पूछा गया है। चिरावो जो है ये लोकनृत्य है मिजोरम का। इस नाच में जमीन पर बांस के डंडे लेकर 2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। गोलकुंडा किले की अगर हम बात करें, उसके बाद हम अन्य चीज़ों की बात करेंगे। गोलकुंडा किला कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे क्या कहते हैं? उसे बुर्ज या फिर बेसंसय कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया। 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था, वहाँ दूसरे राजाओं का राज्य था। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। मतलब दूर ऊपर जो है दीवारों से ही दिख जाता था कि कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है, पता चल जाता था। आगे बात करते हैं हम। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने किले से बाहर रहा। किले के चारों ओर मोटी दीवारें, एक और गहरी खाई थी, जिसके कारण आक्रमण नहीं कर पाया। कांसे की चीज़ें हजारों साल से आदिवासी बनाते हुए आए हैं। कांसा किन 2 धातुओं का मिश्रण है? प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो तांबा और टिन, ठीक है। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। आगे बात करें अगर हम, तो राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है, इससे कुछ खास नहीं है। खुदाई से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। मल्लापुरा जिला कहाँ है? तो ये आपका केरल में है।
मशक क्या है, प्रश्न पूछ सकता है। मशक क्या है, तो एक चमड़े का थैला है जिसका प्रयोग करते हैं पानी भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में। अब हम बात करेंगे कुछ राज्यों के बारे में। आंध्र प्रदेश की खास बात क्या है, यहाँ से निकल करके आई है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। इनके पापा पुलिस में हवलदार। जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। अभी ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कुल इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के अधिकांश परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत सी सुंदर पोचमपल्लियां साड़ी बनाते हैं। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए, इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, यहाँ पर खास तौर से पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष थी, लेकिन अभी भी इसको चेंज कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है, लेकिन अभी संशोधन हो चुका है, दोनों की 21 वर्ष कर दी गई है। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर हो गए, जैसे कुल्लू की शाल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये फेमस है। गुजरात की बात करें तो वानगांव गांव कहाँ है, गुजरात में है, और ये साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं। एक गांव है देहरी, जो भी गुजरात में है। क्रोटोन पौधों की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती। क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो इससे संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की आवश्यकता है। मुंबई के बारे में क्या फैक्ट दिया है, तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। बच्चू खान एक प्लेग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। भीमराव अम्बेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे, तब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय संविधान तैयार हुआ। नारायण जी के साथ साबरमती में थे, वहां सबका अपना अपना काम बटा था। इनका एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गांधी और महादेव भाई ने ये काम किया। अबुधाबी की बात करें तो अबुधाबी में रेत के पहाड़ होते हैं, जिन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। अबुधाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ शहर से थोड़ी ही दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत दिखाई देता है, ना कोई पेड़ ना ही हरियाली, केवल रेत। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। सचमुच वहाँ पानी बहुत कीमती है। वहाँ न बारिश है, न नदियाँ हैं, न झील है, न तालाब है। जमीन के नीचे भी वहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। अबुधाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। अबुधाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं, दिरहम। गर्मी की वजह से अबुधाबी में लोग ढीले ढीले कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं। पूरा शरीर, सिर भी ढक कर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का प्रयोग किया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न 7-8 बार सीटेट में पूछा जा चुका है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों के घर और बर्फ से ढके रहते हैं। छतों होगा। लद्दाख में झूले का मतलब है स्वागत। ताशी का घर 2 मंजिल का है, किसका बना है, पत्थरों का। दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई है। ये घर अंदर से छप्पर की तरह दिखता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियां प्रयोग की जाती हैं। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए रखते हैं। ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती।
पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं। यह सर्दियों के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। ठीक है, जो लकड़ी के घर होते हैं ठंड से बचाते हैं। लद्दाख में टेढ़े मेढ़े सकरे और पहाड़ी रास्ते हैं। स्किटपो पुल कहाँ है? तो ये एक गांव है जो लद्दाख में स्थित है। चांगथांग की अगर बात करें तो चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। बहुत ऊंचाई पर लोग सांस लेने में दिक्कत, सरदर्द और कमजोरी महसूस करते हैं। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। ये हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमा करते हैं। चांगपा लोग घूमोतो होते हैं, यानी बहुत जगह घूमते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल बनती है, जिससे जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। चांगपा लोग अपनी हर चीज़ अपने घोड़ों और यार्ड पर रखते हैं। ठीक है, इन्हें 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेटकर निकलने में लगता है। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं, जो ठंडी बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ जो है हवाएं चलती हैं, सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं। रेबो के पास से भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है, जिसे चांगपा लेखा कहते हैं। चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफ़ी कम हो जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवर पर विशेष चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और लौट करके फिर गिनती करती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कारगिल के बारे में। तो कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। हाउस बोट की अगर हम बात करें तो हाउस बोट कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। 80 फीट तक लंबी और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। अंदर से यह कई कमरों के घर जैसी होती है। लकड़ी की एक सुंदर डिजाइन होती है और इस डिजाइन को क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, जो जिक्सा पैटर्न में होती है। कश्मीर के गांव में घर जो है पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छती होते हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें टैब कहा जाता है। इसमें सुंदर पैटर्न बना होता है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब लगे होते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। बलिस्तिया एक काल्पनिक पात्र है, जिसे एक बुद्धू से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हमारे हृदय की धड़कनों तथा हमारी सांसों को सुना और गिना जा सकता है। भोजन के बारे में हमने आपको चीज़ें बता ही दी हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कृषि के बारे में। मिजोरम में होती है झूम खेती। झूम खेती का तरीका निराला है। इसमें क्या होता है, जो बांस जंगल में उगाता है उसे उखाड़ते नहीं है, गिरा करके जला देते हैं। जो राख बन जाती है वो खाद का काम करती है। जमीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिला करके बीज छिड़क देते हैं। एक ही में अलग अलग मतलब कई तरीके की फसलें बोई जाती हैं एक ही खेत में। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, गिरा देते हैं ताकि वह जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे जमीन उपजाऊ बनती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। एक ही तरह की फसल उगाने से, कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है। प्रश्न पूछा गया है, एक टीन बीज क्या होता है? जितनी जमीन में हम बीज बोते हैं उसे एक टीन बीज कहते हैं। जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कोरिगे कहते हैं। प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उगाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। केचुए जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। केचुआ जो है किसान का मित्र कहा जाता है। फसलों की अगर हम बात करें तो कुछ फसलें होती हैं रबी, कुछ खरीफ, कुछ जायद। रबी की फसलों की विशेषता क्या है? ये अक्टूबर नवंबर में
बोई जाती हैं और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा। जायद में आपकी आ जाती हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। अब हम बात करेंगे ग्रेंगर मेंडल के बारे में। ये ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेंगर मेंडल, इनका जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए, एक नई बात खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। बीज या तो चिकना होगा या तो खुरदरा, पौधे का तना या तो लंबा होगा या तो नाटा। ये जो है विशेषताएं हैं। ऐसी मशीन जो ज़मीन के नीचे से पानी को बाहर निकालने का काम करती है ट्यूबवेल कहलाती है। कर्ज वसूल करने वाले को मुकदम कहा जाता है। काफिलों में लोग पलायन करते हैं। विष्णु चिंचालकर का आपने नाम सुना होगा, ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। फौजी वहीदा, ये क्या है? वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। थाना मंडी गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन सकें। तो ये बात हुई। अब हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स जो हैं ये अंतरिक्ष गई थी। किसके माध्यम से? स्पेसशिप के माध्यम से गई थी। स्पेसशिप क्या होता है? एक विशेष यान होता है जिससे अंतरिक्ष में जाया जाता है, जिसको हम स्पेसशिप कहते हैं। खास बात यह है, आपको जानना क्या है कि जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे तो ये गुलाब की तरह गोल और सुंदर दिखती है। इनके अनुभव क्या रहे हैं? स्पेस में वहाँ एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते थे। स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी तक रुकता नहीं था, बुलबुले बन करके तैरता रहता था। एक और आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत के लोग, तो जो भारत के लोग हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर हैं, गुरुत्व के कारण हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेषता क्या है अंतरिक्ष की? कंघी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। सुनीता ने ये उड़ान कब भरी? तो 9/12/2006 को। पृथ्वी पर अगर आप कुछ भी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे ही वापस आता है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थीं, स्पेसशिप के द्वारा अंतरिक्ष गई थीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनको जो है गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव वहाँ पर नहीं किया। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रश्न आपसे बनता है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में रुकने वाली, सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ब्रेल लिपि से बन सकता है कि ब्रेल लिपि किसने इसकी खोज की? लुइस ब्रेल। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 बिंदुओं पर। ठीक है, ये उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसको आप छू करके पढ़ सकते हैं। ये अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। इतना आप ब्रेल लिपि के बारे में ध्यान रखिएगा। घर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जान लीजिए। जैसे असम के जो घर होते हैं ये किस पर बने होते हैं? बांस के खंभों पर, लगभग 10 से 12 फीट। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है। जब बर्फ़ पड़ती है तो ठंड ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर बारिश कम होती है। यहाँ के जो घर हैं ये, इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीते हैं। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है डल झील। असम के घरों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर एक लकड़ी का बना झूला होता है जिसे ट्रॉली कहते हैं, जो स्कूल पहुँचने के लिए नदी पार करने में मदद करता है। सीमेंट का पुल आप जानते ही होंगे, ईंट और सरिया के माध्यम से बनता है। बल्लम क्या है? तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम यानी छोटी नाव होती है, इसका प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से स्कूल जाते हैं। जुगाड़ आप जानते होंगे, जुगाड़ जो है गुजरात में पाई जाती है। आगे ये बाइक की तरह होती है, पीछे ठेलिया की तरह होती है, उसमें मतलब तख्तों से बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप ये जान लीजिएगा कि घरों में जो होता है, गोबर को मिट्टी
मतलब गोबर से जो लिपाई की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि मिट्टी में कीड़ा ना लगे। नीम और कीकर की ऐसी लकड़ी जिसमें दीमक नहीं लगता है। आगे बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान में घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और जो है छत पर एक टैंक बना लिया जाता है, ठीक है, आंगन में ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण कर लिया जाता है। छतों को ढालू बनाया जाता है ताकि बारिश का जो पानी हो उसी टैंक में गिरे। टैंक को टैंका भी कहते हैं। केरल की बात करें तो गोवा से अगर आप केरल जाएंगे तो रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। इसके अलावा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में पानी को दूसरी तरफ ले जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरल में है। अब हम बात करेंगे आपदाओं की। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें धरती हिलने लगती है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि गुजरात के कच्छ में कब भूकंप आया? तो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आता है। तो क्या करना होता है? खुले मैदान में जाना होता है। अगर बाहर नहीं निकल सकते तो फर्श पर लेट जाना होता है और किसी मेज के नीचे आप छिप सकते हैं, उसको आप कस के पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न बन सकता है कि भूकंप गुजरात के कच्छ में कब आया था। अब अगर हम बात करें जंगल, तो झारखंड में कुडुक एक आदिवासी समुदाय है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है, इस बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो बांस से, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दे देगा बांस, बरगद, केला, कुछ भी दे देगा। तो ध्यान रखना है, बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बना करके भेजती थी। पूछ सकता है कि किससे पत्तल और बुन जो है टोकरी किससे? तो बांस से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है। बुधिया माई जंगल को साझा बैंक मानती थी। जंगल समाप्त हो रहे हैं क्योंकि कहीं खदान हो रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं। तो प्रश्न बनता है कि जंगल समाप्त होने के कारण क्या है? खदान होना और बांध बनना ये कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, वासव दीदी पत्रकार और सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगी। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद की। एक केंद्र खोला जिसका नाम तोरांग रखा है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि तोरांग का मतलब क्या होता है। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। जो लोग 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं एक जगह पर, तो उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक होगा। ये भी प्रश्न पूछा था कि कितने सालों से रह रहे हैं। तो 25, 10 ऑप्शन में दे देगा 15। ध्यान रखना है, 25 सालों से अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग रह रहे हैं तो उनका वहाँ के जो चीज़ें वहाँ पर पैदा होंगी और उस जंगल पर उनका हक होगा। जंगल का संरक्षण वहीं की ग्राम सभा करेगी। रेल टिकट की बात करें तो वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज में स्क्रॉल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया, ठीक है। ये जो विचार पनपा था, ये कांटों वाले बीज से विचार ये पनपा था। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है ऑनलाइन परीक्षा में, वेलक्रो वाला। वेलक्रो का काम क्या होता है? चीज़ों को आप चिपका सकते हैं, चिपकाने के काम आता है ये। बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कपड़ों में चिपककर या पानी के जरिए भी ये सैर किया करते हैं। सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। घड़सी सर क्या है? 650 साल पुराना तालाब है। सर का मतलब होता है यहाँ पर तालाब से। इसे किसने बनवाया था? तो राजस्थान के राजा घड़सी ने बनवाया था। इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वे पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे पानी, ठीक है। इस जो तालाब था इससे जुड़े 9 और तालाब थे। जब पानी बरसता था तो इस एक अकेले तालाब से पानी भरता था सभी में। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी तो वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को समझते हैं, जानते हैं। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे, ठीक है। जोहड़ मतलब कृत्रिम रूप से तालाब। ये भी प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया है, मतलब ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी तालाब आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग पूजा करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है, जिससे कुएं भी सूख रहे हैं, झीलें कम हो रही हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी उन्हें सीमेंट से कवर कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो कुएं थे उनको भी क्या है, कहीं ना कहीं ढक दिया गया है। ये भी एक कारण है पानी
कम होने का। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई, उस इलाके में सूखा पड़ गया। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं, पुराने कुआं कह रहा है कि याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी, ठीक है, बावड़ी भी कुएं जैसा होता है लेकिन ये सीढ़ीदार कुआं होता है, वहाँ उसकी सफाई की गई। मिलजुल कर बावड़ी में लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकला। वहाँ के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और कूड़े को साफ कराया। उसके बाद प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पाया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई और बावड़ी को लोग फिर भूल गए। अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा। प्रश्न पूछता है कि अलबरूनी कहाँ से आया था, तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों को अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। तरुण भारत संघ की बात करें तो ये कौन सी संस्था है? ये संस्था पानी के इंतजाम में लगी है। और अगर हम बात करें दड़की माई, तो दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि दड़की माई का संबंध किस जिले से है? अलवर जिले के। अलवर जिला कहाँ है? राजस्थान में। वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं, और जो वस्तुएं अपने भार से कम पानी हटाती हैं वो डूब जाती हैं। पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है। नींबू जैसी जो चीज़ पानी में डूब जाती है वह भी तैरने लगती है। प्रश्न आपसे पूछता है, ये वाला पूछा गया है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक आपको मिल जाएगा। मृत सागर की एक और विशेषता है, इसमें इंसान ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं। जैसे शक्कर को आप घोलें तो शक्कर एकदम गायब हो जाएगी, पानी दिखेगा, लेकिन मिट्टी और चाक तली में बैठ जाती है। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। उबालने पर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूख जाते हैं। दांडी मार्च, ये वाला प्रश्न पूछा गया है ऑनलाइन एग्जाम में, बट उन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया था तो उस पर कॉमन नंबर मिला है, बट आप ध्यान रखिएगा। दांडी मार्च गुजरात की घटना है, कब की? 1930 की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यात्रा कहाँ से, तो अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक चली थी। भारतीयों को नमक बनाना मना था, इस पर टैक्स लगता था, इसी के विरोध में यात्रा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपसे बनता है कि पहाड़ पर चढ़ने को क्या कहते हैं? तो हिंदी में पर्वतारोहण और इसको ट्रैकिंग कहते हैं। जो पहाड़ पर चढ़ता है उसको पर्वतारोही कहा जाता है। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है उसको पेटान कहते हैं। चट्टानों पर चढ़ना क्या कहलाता है? रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कुछ अन्य फैक्ट की। तो कहा जा रहा है एक तरह का हुक जिससे रस्सी को लटकाया जाता है उसको स्लिंग कहते हैं। पहाड़ पर नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहा जाता है। इसके अलावा बात करें बछेंद्री पाल, तो ये भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा, बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा आपने, भारत की पहली विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो झलवार राजस्थान में है। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। प्रश्न पूछेगा आपसे कि चलते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। ऑप्शन देगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीध में होना चाहिए। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड की। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइड कौन थे? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। प्रश्न आपसे बन जाएगा कि निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बछेंद्री पाल के बारे में कथन दिए होंगे, आपको सही कथन निकालना होगा। और यहाँ पर ऑप्शन चुपके से कर देगा 21 वर्ष, यानी यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये 12 वर्ष की उम्र में, मतलब गलत ऑप्शन बनाने का एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, तो 1984 में इनको माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए चुना गया था। यहाँ पर ऑप्शन कर देगा 1884, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। प्रश्न पूछा गया है। इनके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, चोटी पर जगह नहीं थी, तो इन्होंने पहले कदम रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया, तस्वीरें ली। 43 मिनट लगभग
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ये रही थी। रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो मलेरिया जो है मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया की जो दवाई होती है ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग में क्या होता है? बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा से लोग बीमार हो जाते हैं। उल्टियाँ के कारण हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इस शरीर के लिए हानिकारक होता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर में अगर पानी की कमी होती तो उसके लिए आप पानी में शक्कर और नमक का घोल मिला करके पी सकते हैं। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत माना है गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्ते की सब्जियां। मक्खियों से बीमारी होती है जैसे पेट की बीमारी। काई एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड रोस, ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। इसके लिए इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम। मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे जो नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एनीमिया हो गया था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बस यही था कि सिनकोना पेड़ से दवाई बनाई जाती है, जो कि हमने आपको पहले ही इस वाली स्लाइड में बता दिया था, मलेरिया की दवाई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पोलियो कैसा रोग है? तो ये एक वायरस जनित रोग है, ये आनुवांशिकता से नहीं होता। ठीक है, और क्या है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, ये वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये तीनों पॉइंट आपसे पूछे गए हैं। पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। पेट में पाया जाने वाला रस कौन सा होता है? अम्लीय होता है। जुखाम कैसा रोग है? तो ये एक संक्रमित रोग है। आगे बात करेंगे यहाँ पर कुछ अन्य रोगों की। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न आपसे भी पूछा सकता है कि HIV जो है ये कौन से, मतलब इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। और HIV, ठीक है, HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें परजीवी द्वारा होने वाले रोग, तो यहाँ पर जैसे मलेरिया रोग है, इससे कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? तिल्ली और RBC। ठीक है, पेट के आसपास ये स्थान होता है तिल्ली। इसका जो परजीवी होता है ये मादा मच्छर होता है, एनोफिलीज। ठीक है, और इसमें जो है प्लाज्मोडियम होता है जिसकी वजह से ये फैलता है। लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार। सोने की जो बीमारी है पायरिया आप जानते होंगे, इससे मसूड़े आपके प्रभावित होते हैं, मसूड़े से रक्त आता है। इसके अलावा सोने की बीमारी मस्तिष्क से प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, प्रभावित अंग है, ये परजीवी है, ये लक्षण है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो पायरिया से प्रभावित अंग मसूड़े, प्रश्न बन सकता है। परजीवी है एंट अमीबा जिंजवेलिस। लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून का आना। सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करती है। वाहक क्या है? सीसी फ्लाई। परजीवी कौन सा है? ट्रोपेनोसोमा। इसमें क्या होता है? अत्यधिक नींद आना। पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। ठीक है, ये जो है परजीवी है। खून के साथ दस्त आना इसके लक्षण होते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं टिटनेस, किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। इसमें क्या होता है? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। इसके लिए जीवाणु कौन जिम्मेदार है? क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी। हैजा आंत को प्रभावित करता है, इसमें दस्त और उल्टियाँ आती हैं। जीवाणु का नाम है विब्रो कोलरी। क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को। इसके लिए जीवाणु है ट्यूबरकुलोसिस। खांसी आना, रक्त और कफ आना। आगे बात करते हैं यहाँ पर निमोनिया, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है? तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। विषाणु वायरस जनित रोग है, यहाँ पर एड्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जैसे सिल्वीकल्चर, इसका संबंध होता है वन और वन उत्पादन से। पिसीकल्चर का संबंध मत्स्य उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हर्टिकल्चर बागवानी। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। इथोलॉजी जीवों के व्यवहार का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। इकोलॉजी पर्यावरण का अध्ययन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। पिगीकल्चर सुअर पालन। आर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस के बारे में क्या जानना है? आपसे प्रश्न बनता है कि खाना पकाने वाली गैस कौन सी होती है? तो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे
कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये CNG का फुल फॉर्म है और ये वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है, इससे प्रदूषण कम होता है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। ये पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में कहाँ तेल मौजूद है। वैज्ञानिक तरीकों से और मशीनों के द्वारा पाइप लगा करके तेल को ऊपर खींचा जाता है। ये प्रश्न आपसे 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली और छुपी होती हैं। इसके अलावा इनको रिफाइनरी में भेजा जाता है, वहाँ से फिल्टर होकर के ये मिलता है। खनिज तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज का ईंधन, LPG, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। LPG क्या है? खाना पकाने की गैस है। दुर्गा नाम की एक महिला है जो हरियाणा के एक गाँव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, उसको उपला या कंडा कहते हैं। हमारे देश के लगभग 2/3 जनसंख्या उपली लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। इससे ये सब केवल खाना बनाने के लिए नहीं बल्कि पानी गर्म करने के लिए भी प्रयोग होता है, जो कि प्रदूषण को बढ़ाता है। अंग्रेजी में लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 3 राज्यों से होकर के गुजरना पड़ता है। दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत का भूगोल जो है इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी पढ़ लेनी है। जैसे भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये इसका फैलाव है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा इसी को हम पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं। भारत, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल तथा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में है। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन सी है? गोवा। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगर हम बात करें तो भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है। रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। डोरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत से सीमा रेखा साझा करने वाले देशों में बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा और सबसे छोटी जो है अफगानिस्तान की है। त्रिपुरा भारत का वह राज्य है जो 3 और देशों से घिरा हुआ है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत जो है म्यांमार से इरावती नदी द्वारा अलग होता है। पर्यावरण से संबंधित कुछ यहाँ पर दिवस हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस ये आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस 23 मई। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। सुंदरवन दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। एक प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है जिसकी हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, वाष्प, ओजोन आदि होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों के नाम है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। इसकी ट्रिक है ओ मीना का जलवा, इससे आप याद कर सकते हैं। ओजोन छिद्र की अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र जहां ओजोन का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से गिर जाता है तो उसको ओजोन छिद्र कहा जाता है। प्रश्न आपसे बनता है कि पहली बार इसको कहाँ देखा गया? तो 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। इसकी खोज जोसेफ फॉरमैन ने की। सितंबर और अक्टूबर, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया सीटेट में ही, किस महीने में? सितंबर और अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा क्षरण इसका होता है। सामान्य अवस्था में ओजोन परत की मोटाई 300 डॉप्सन हो जाती है।
प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताया मैंने 16 सितंबर। मापने की इकाई है डॉप्सन। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं यूवीसी। सबसे अधिक क्षरण जो है सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा सर्वाधिक बसंत ऋतु में, सबसे अधिक तथा सबसे कम शीतकाल में होती है। रेड डेटा बुक की बात करें तो सबसे पहले 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डेटा बुक की कल्पना की थी। रेड डेटा बुक में ऐसे पशु पक्षियां और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त यानी संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। इसका संकलन कौन करता है? IUCN। ठीक है, IUCN जो है रेड डेटा बुक जारी करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस समय सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। डांची गाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये वाला प्रश्न पूछा गया कि घाना नेशनल पार्क कहाँ है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कछुए की चारों प्रजातियां ओलिव रेडवे, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सेल कछुआ, लेदरबैक कछुआ पाई जाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। उल्टा पूछ ले चौड़ाई लंबाई तो 2:3 हो जाएगा। पहले लंबाई यानी लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने चक्र का रंग नीला है, जिसमें 24 तिलियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। आगे कहा जा रहा है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्यरात में हुआ। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, बांग्ला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे किस पत्रिका से लिया गया तो तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया है। गाने का समय 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत के बारे में अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। समय लगता है 1 मिनट 5 सेकेंड का। भारत संसद का आरंभ जनगण मन और समापन वंदे मातरम से होता है, खास बात है। राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो ये सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। नीला भारत के मंत्रियों द्वारा, हरा लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लाल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कुछ बेसिक चीजें हैं, इससे भी एक आध बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के प्रमुख वन संरक्षण और उसके मुख्यालय, तो सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनः स्थापन संस्थान, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। भारतीय प्राणी उद्यान कोलकाता। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। फटाफट से हम यहाँ पर वन संरक्षण से संबंधित कुछ आंदोलन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला है। वन महोत्सव की बात करें तो 1950 कृषि मंत्री थे KM मुंशी। इनके द्वारा वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ये आपका पहले सप्ताह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कुछ आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट ये इसके जनक माने जाते हैं। प्रायोरिटी देंगे हम सुंदरलाल बहुगुणा को। एपीक्यू आंदोलन की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में एपीक्यू आंदोलन के रूप में सामने आया था। ठीक है, चिपको आंदोलन जैसा ही था, लेकिन ये दक्षिण में एपीक्यू आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की संबंधित बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके नेतृत्वकर्ता में मेधा पाटेकर। तो प्रश्न बनता है कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बाबा आमटे और अरुंधति राय हैं। मैती आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत 1994 में उत्तराखंड के चमोली जनपद में प्रारंभ की गई थी। विश्नोई आंदोलन जो है 1730 में विश्नोई संप्रदाय के द्वारा, इसके संस्थापक थे जाम्बोजी द्वारा, राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। शांति घाटी आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1993 से केरल से मानी जाती है। फटाफट से यहाँ पर आप कुछ राज्यों के जीव अभयारण्य के बारे में देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है कच्छ का रण, गुजरात में है। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब अगर हम बात करें असम के तो यहाँ पर दे रखे हैं लाखोबा, गर्म पानी, सोनाई, रोपाई। अरुणाचल प्रदेश के हैं पाखोई, दिबांग। अंडमान निकोबार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भीतरकनिका कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। घाट प्रभा ये आपके कर्नाटक में है। पेरियार इडुक्की केरल में है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात में आपका गिर है, नल सरोवर है। गोवा में बोंडला है। जम्मू कश्मीर में होकेशर, मानसर, सुरिनर, पालकोट, पालमू झारखंड में है। बोचरम तेलंगाना में है। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका तमिलनाडु में है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन है। हरिके झील है। बिहार में है कांवर झील, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र में लुनार, मेलघाट, नरनाला। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीज़ों का। पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पर। कुछ पर्यावरणविद हैं। चिपको आंदोलन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक हैं। सुनीता नारायण है। मेघा पाटेकर, गौरा देवी, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। चंडी प्रसाद भट्ट ये चिपको आंदोलन के उसमें इन्होंने भाग लिया। बाबा आमटे ये समाजसेवी हैं। कैलाश श्रृंखला प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नृत्य के बारे में देख लीजिए तो घूमर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र का, ओडिसी उड़ीसा का, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का, छऊ झारखंड का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कत्थक उत्तर प्रदेश, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, नागालैंड का है, चोंग बिहू असम का है, कथकली केरल का है, गढ़वाली उत्तराखंड, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक। ठीक है, तामांग सेलो यक्केमी। यहाँ से एक प्रश्न इस बार पूछा गया है। इसके अलावा घास के मैदान है। प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज यूरोप और एशिया, लानोज वेनेजुएला, सवाना पूर्वी अफ्रीका। एक प्रश्न आपसे यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कि पर्यावरण की प्रमुख थीम कौन सी है और उप थीम कौन सी है? तो मुख्य थीम है परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय आवास, पानी और यात्रा। उप थीम है यहाँ पर संबंध, जानवर, पौधे, कार्य एवं खेल। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक स्तर पर हम ईवीएस कैसे पढ़ाते हैं तो कक्षा 1 और 2 में किताबें नहीं है, 3 से किताबें शुरू होती हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कक्षा 1 और 2 में कैसे पढ़ाया जाता है तो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अलावा एक बार 2018 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पढ़ाने की सिफारिश अलग विषय के रूप में कब की गई थी? तो एनसीएफ 1975 में की गई थी। एनसीएफ के 4 संस्करण हैं, 1975, 88, 2000, 2005। 1975 में सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस अलग से पढ़ाया जाए। तो काफ़ी सारे टॉपिक हमने लगभग आपकी ये 50 मिनट की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। लगभग 10 क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन 10 ऐसी वीडियो से फंस जाएंगे। टोटल जो 30 प्रश्न का पेपर होता है उसमें 10 प्रश्न एनसीईआरटी, 5 प्रश्न इस बार से विविध से आने लगे हैं। विविध का मतलब ये है जैसे हमने कुछ नेशनल पार्क वगैरह करा दिए हैं, कुछ रोग करा दिए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और मेन आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी होंगे जिसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगर आपने एनसीएफ पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। माफ़ी चाहेंगे, इस बार हमने सीटेट पे ज़्यादा काम नहीं किया और कुछ व्यस्तता भी थी। इसके बाद हम जब काम किए भी हैं सीटेट के लिए तो वीडियोस अपलोड किए तो उस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ मैराथन कराई हैं आपकी सीडीपी और ईवीएस एक वीडियो में, जिनका लिंक यहाँ पर हमने लगा दिया है। आप यहीं से क्लिक कर दीजिएगा और आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। मैराथन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।